जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी के अंदर। तो कल हमने भाग 4 कर लिया था अपना कंप्लीट संविधान का। अभी संविधान का भाग 5 के अंदर क्या है। भाग 5 के अंदर है आपके संघ से संबंधित। इसके अंदर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी संघ से संबंधित चीजें होंगी, आपके यूनियन से संबंधित जो चीजें हैं वो सभी सभी भाग 5 के अंदर है। तो भाग 5 में हम नंबर वाइज आर्टिकल से ना जाके हम एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक को चकते चलेंगे। जैसे पहले राष्ट्रपति चक लिया, उसके बाद में हम संसद को चक लेंगे। जो अपने राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, ना देखिए तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड के अंदर भी मैं आपको दे दूंगा राज्यसभा की वीडियो। तो भाग 5 के अंदर हम बात करेंगे अभी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के अंदर क्या है, देखिए। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के हिसाब से जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रतीक होगा, जो प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्र का। राष्ट्र के जितने भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, जो भी कार्यकारी संघ की जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। जितनी भी शक्तियां होंगी, जितनी भी पावर होगी, वो सारी सारी राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। इनकी राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च राष्ट्रपति है। लेकिन कहने का औपचारिक प्रमुख के रूप में संघ कार्यपालिका के अंदर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54, इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो जो हिस्सा लेते हैं उनके बारे में बात की गई है। इसके अंदर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर हिस्सा कौन लेंगे, सभी के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के, विधानसभा के, ठीक है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 1992 के अंदर 70वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और जो पांडिचेरी, पुदुचेरी के नाम से जिनको जानते हो आप, उसके भी जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या करेंगे, भाग लेंगे। देखिए सीरियल वाइज चले। 52 में कहा राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, 54 में उसके आपके उसके बारे में बता दिया कि हाँ भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। 55 के अंदर आपके उसके मत प्रणाली जो होगी उसके बारे में बता देगा कि चुनाव का जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, कौन सी मत प्रणाली से होगी, किस तरह से उनका चुनाव होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत प्रणाली, गुप्त मतदान, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस में आपने उसके अंदर भरना होगा कि हमारे राष्ट्रपति, हम पहले नंबर पे इसको चुनते हैं, दूसरे नंबर पे हम राष्ट्रपति इसको मानते हैं। और उस सिस्टम से इस तरह से इनकी वोटिंग होती है। और वोटिंग का भी इनका एक होता है कि इस वोट के इतने आपका वोट है, इतने वोट आपके हुए। एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है, एक एमपी की वोट वैल्यू अलग होती है और वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। नोट, मनोनीत भाग नहीं लेते चुनाव के अंदर, मनोनीत भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उस समय पे जो मनोनीत सदस्य होते हैं इसके अंदर भाग लेते हैं महाभियोग के अंदर, ठीक है। 55 हो गया। अब 56, इसके अंदर कार्यकाल, कार्यालय के बारे में बात की गई है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है। 57 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 58 के अंदर उनकी योग्यता के बारे में बात की गई है कि योग्यता क्या होगी, कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जितनी भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो पूरी की पूरी फिल करनी चाहिए। उसके बाद में 50 अनुमोदक और 50 आपके प्रस्तावक, यानी कि 100 एमपी एमएलए के आपके उनके साइन चाहिए, आपके एमपीस के। उसके बाद में 15,000 रुपए की जमानत राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी। अगर कुल वोट्स का 1/6 आपके पास में नहीं आया तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। 15,000 की जमानत राशि 1/6 न मिलने पर जब्त। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अनुच्छेद 59 में इसकी शर्तें दी गई हैं कि क्या क्या शर्तें हैं। इसके बाद में 60, जब आपने उनका इलेक्शन करवा दिया, इलेक्शन करवाने के बाद में क्या दिलाओगे, आप उनको शपथ दिलाओगे। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। और 61 के अंदर उनको हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग देखिए किसी भी सदन में आप महाभियोग लेके आ सकते हैं, चाहे आप लोकसभा में लेके आए, चाहे आप राज्यसभा में लेके आए, किसी भी सदन में आप
लेके आ सकते हैं। उस बिल लेके आने से पहले आप उसको महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बताने से पहले आपको 14 दिन का राष्ट्रपति को पहले क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। और कम से कम कितने सदस्यों की साइन चाहिए आपको प्रस्ताव लेके आने के लिए? प्रस्ताव लेके आने के लिए जितने भी उस सदन में सदस्य हैं उनके 1/4 के आपको साइन चाहिए। और उसके बाद में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 2/3 की वोटिंग से वो जब पास हो जाएगा उस सदन में, फिर दूसरे सदन में जाएगा। अगर मान लो राज्यसभा में लेके आए, राज्यसभा से वो पास हो जाता है, फिर लोकसभा में जाएगा। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर चली नहीं। ठीक है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के अंदर आपने सुना होगा राष्ट्रपति सजा माफ कर देते हैं, सजा कम कर सकते हैं, सजा का नेचर बदल सकते हैं। ठीक है। मृत्यु दंड को खत्म कर सकते हैं। जो सैन्य अदालत होती है, मार्शल कोर्ट्स होते हैं, उनके भी सजा को क्या कर सकते हैं, वो क्षमादान दे सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास में भी शक्ति होती है क्षमा को कम करने की, उसका नेचर बदलने की, लेकिन वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। और सैन्य अदालत के जो फैसले होते हैं उनके ऊपर लागू वो नहीं जा सकते, वहां पे राज्यपाल उनको नहीं कर सकते और मृत्यु दंड को नहीं कर सकते। बाकी जितने भी जो प्रावधान है वो सभी के सभी एक राज्य के अंदर राज्यपाल कर सकता है। वो अनुच्छेद है 161 राज्यपाल से संबंधित। ठीक है। अभी बात करते हैं राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य है, वो अनुच्छेद 80 के तहत में राज्यसभा के अंदर मनोनीत करते हैं। देखिए 2 वीडियो आएंगे आपके राष्ट्रपति की। पहली ये है, इसके अंदर मैंने आपको जो मेन चीजें थी वो आपको बता दी। बहुत सी चीजें हैं जो उनसे आपको पता होंगी कि सत्र बुलाता है, जब भी लोकसभा राज्यसभा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद की स्थिति आती है, तो राष्ट्रपति बुलाता है उसको, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उसके बाद में उसका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है, ये चीजें करते हैं, ये पावर्स है, ये है। वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उतनी ये बेसिक नॉलेज उसको होगी। इसके बाद में आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंदर अध्यादेश लेके आने के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 123 के अंदर है। यदि जिस समय सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आ सकते हैं जो 6 महीने तक वैलिड होगा। और जब भी स्तर बुलाया जाएगा, स्तर आएगा, उस सत्र के अंदर उस अध्यादेश के ऊपर अगर पास हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा। और वैसे ही एक राज्य के अंदर अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल क्या लेके आ सकते हैं, अध्यादेश लेके आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 112 के अंदर आपने सुना होगा बजट। ठीक है। बजट हमारे उसके अंदर नहीं है, बजट संविधान के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन एक शब्द दे रखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो बजट है वो राष्ट्रपति के नाम से लोकसभा के अंदर वहां पे पेश किया जाता है। बजट सदन के अंदर पेश किया जाता है किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति की अनुमति से। और वैसे ही राज्य के अंदर अनुच्छेद 202 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, जितने भी वित्त विधेयक होते हैं बिना राष्ट्रपति की अनुमति से सदन के अंदर पेश नहीं किए जा सकते। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 267 भारत की आस्मिक निधि, उसके ऊपर क्या होता है, राष्ट्रपति का पूर्ण कंट्रोल होता है। वित्त आयोग का गठन, देखिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग किस लिए बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो करों का बंटवारा है उनसे संबंधित जो भी है कि इस राज्य को ये देना है, केंद्र के पास में इतना परसेंटेज रहेगा, जो भी है वो वित्त आयोग देखता है उस चीज को। ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी देखिए 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो बाद में जाके क्या बने, राष्ट्रपति बने। कल हम सारे के सारे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अपने भारत के अंदर, उन सभी के बारे में एक छोटी सी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। एक पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एस राधाकृष्णन साहब पहले उपराष्ट्रपति थे 2 प्लान तक, उसके बाद में राष्ट्रपति बने। इसके बाद में जाकिर हुसैन साहब उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, पहली बार राष्ट्रपति बने। दूसरी बार जब बने तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक छोटा सा किस्सा है, 2 मिनट का आपका समय लूंगा। जब जाकिर हुसैन साहब की 3 मई 1969 को मृत्यु हो जाती है
तो इंदिरा गांधी सरकार, देखिए जब राष्ट्रपति साहब की मृत्यु होगी तो उसके बाद में कार्यकारी कौन होगा, तो प्रेसिडेंट एक्ट है जो सन 1969, 28 मई 1969 1969 को प्रेसिडेंट एक्ट लेके आते हैं जो पास होता है। इस प्रेसिडेंट एक्ट के अंदर कहा गया यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति का पद खाली है, चाहे वो किसी भी कारण से है, राष्ट्रपति देश से बाहर है, राष्ट्रपति की तबीयत नाजुक है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उस जगह पे कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के या तो आपके सर्वोच्च न्यायाधीश या फिर जो भी सीनियर आपके जज होंगे वो वहां पे उस समय पे बनेंगे, ठीक है। ये चीज ये कौन से एक्ट में कही गई है, 1969 के प्रेसिडेंट एक्ट के अंदर। अभी किस्सा क्या था, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो मैडम इंदिरा गांधी तो बाबू जगजीवन राम जी को राष्ट्रपति पद के लिए लेके आना चाहते थे, लेकिन जो के कामराज थे वो चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी क्या बने, राष्ट्रपति बने। कांग्रेस की मीटिंग होती है पार्टी मीटिंग के अंदर इंदिरा गांधी हार जाती है और कामराज जी जीत जाते हैं, उनके नीलम संजीव रेड्डी खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो उस समय पे फिर इलेक्शन के अंदर कौन कूदते हैं, जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके राष्ट्रपति चुनाव के अंदर खड़े हो गए निर्दलीय। क्या खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए। इलेक्शन से जब वोटिंग थी, वोटिंग से एक दिन पहले मैडम ने कहा, इंदिरा गांधी जी ने अपने सभी सांसदों को कि अपने मन की आवाज सुन के आपने वोट देना है। यानी सीधा सीधा उन्होंने एक इशारा कर दिया, डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि भाई हमने वीवी गिरी साहब को जिताना है, वाहर गिरी वेंकट गिरी साहब को हमने क्या करना है, जिताना है। तो इस तरह से ये जीते थे। और हिमायतुल्लाह साहब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हिमायतुल्लाह साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। तो वेंकटगिरी साहब ने इन्होंने इस्तीफा दिया, हिमायतुल्लाह साहब कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया। इसके बाद में जो राष्ट्रपति, हाँ एक चीज और, वीवी गिरी साहब के जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 20 जुलाई 1969 को, उसके अंदर वीवी गिरी साहब के साइन थे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में और वो उनके अंतिम साइन थे, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद में तो राष्ट्रपति बन ही गए। आर वेंकटरमन साहब, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। पहले कौन, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वाहर गिरी वेंकट गिरी साहब, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। अगले इलेक्शन में नीलम संजीव रेड्डी जीत जाते हैं बिना किसी विरोध के। इस इलेक्शन के बाद में जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बने, कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। मैडम इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया और मैडम इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अपनी अलग बनाई, कांग्रेस आर रिक्विजिशन, ठीक है, जिसको कांग्रेस रूलिंग भी कहा गया, कांग्रेस इंदिरा गांधी भी कहा गया। और बाद में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीते, तो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी की थी वो तो फुल फ्लैग से अपनी पार्टी सत्ता में आई और दूसरी कांग्रेस को, कांग्रेस ओरिजिनल को सिर्फ 16 कुछ यानी कि 2 डिजिट में सिमट कर रह गई, 20 से भी नीचे 16 थी, शायद 16 सीटें मिली थी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।